नमस्कार साथियों। आइए सबसे पहले आप सभी को बसंत पंचमी या सरस्वती पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पुलवामा में शहीद हुए भारत माता के सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आइए थर्ड चैप्टर हम शुरू करेंगे कि ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें मेरा फोकस रहेगा, चाहे यूपीएससी चाहे पीसीएस, नदियों और झीलों, प्रमुख नदी झील की स्थिति के बारे में सब कुछ हम देखेंगे। तो जल निकासी की व्यवस्था, जिसे हम ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं, ये क्या है? जल निकासी सहायक नदियों और एक ट्रंक स्ट्रीम की एकीकृत प्रणाली है, इंटीग्रेटेड सिस्टम है, जो सतह के पानी को समुद्र, झील या किसी अन्य जल निकाय में एकत्रित करती है। उसी को हम कहते हैं जल निकास प्रणाली। तो कुछ डिफिनीशन आप लोग जान लीजिएगा। जैसे बेसिन क्या है? तो किसी नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा प्रवाहित कुल क्षेत्र को जल निकासी बेसिन के रूप में कहा जाता है। जैसे पूरा अगर क्षेत्र मान लिया दिल्ली, और यहाँ किनारे से बह रही है लाल किला के बगल से यमुना, तो जाहिर सी बात है यमुना की कुछ सहायक नदी भी होंगी, उनके साथ भी लोग मिलेंगे, इससे जो मिलेंगे, तो जितना एरिया को कैच कर रहा है, मतलब जल को लेके जा रहा है, उसको हम कहेंगे जल निकासी बेसिन। किसी क्षेत्र का जल निकासी पैटर्न संबंधित क्षेत्र की भूवैन संरचना का परिणाम होता है। जाहिर सी बात है, जिधर ढाल रहेगा स्वाभाविक रूप से उधर ही पानी का बहाव रहेगा। एक नदी एक विशिष्ट क्षेत्र से एकत्रित जल को बहा कर ले जाती है, जिसे उसका जलग्रहण क्षेत्र कहते हैं। ये वाला, इसी को कैचमेंट एरिया कहते हैं, जहाँ से लेके जाती है। जितना मतलब जल बहा के ले जा रहे हैं, जलग्रहण क्षेत्र है। और टोटल को हम जो प्रवाहित जल है उसको हम कहेंगे जल निकास बेसिन। छोटे नालों और खड्डों के जलग्रहण क्षेत्र जो छोटा छोटा होते हैं उनको हम अक्सर वाटर शेड कह देते हैं। आइए देखते हैं, भारत में दो प्रकार के समूह हैं, एक हिमालयी नदियाँ, एक प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालयी नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालयी नदियों को सदाबहार नदियाँ कहते हैं। अभी हम बाद में देखेंगे सदाबहार क्यों, क्योंकि ये बर्फ के पिघलने से, इसलिए वर्ष भर इनसे पानी रहता है। प्रायद्वीपीय नदियों में तो कुछ नदियाँ वर्षा के ऋतु में ज़्यादा ही उनके जलगाद एक बढ़ जाता है। पानी के समुद्र के झुकाव के आधार पर इसे दो प्रकार से, एक अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में। आप जानते हैं सबसे ज़्यादा अगर पानी गिरता है तो वो बंगाल की खाड़ी में। यही आपका गंगा का बेसिन है, ब्रह्मपुत्रा है, कृष्णा, कावेरी, महानदी, और 23% अरब सागर में। तो आप मोटा मोटा याद रखिएगा कि लगभग अरब सागर की तरफ 1/4 नर्मदा, तापी और कुछ छोटी छोटी नदियाँ। आइए पढ़ते हैं हिमालयी जल निकास प्रणाली। जैसे आपको मैंने बताया कि जो नदियाँ हिमालय से निकलती हैं, ग्लेशियर के पिघलने से वर्ष भर पानी इसमें रहता है, जिन्हें हम बारहमासी नदी कहते हैं। ये नदियाँ, अब आप पढ़े हैं पहले ही कि विभिन्न आकृतियों का निर्माण करती हैं, जार्ज, वी घाटी, झरने, इन सब का निर्माण। 3 मुख्य नदी प्रणाली है इसमें, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो अभी हम आपको बताएंगे मुख्य नदियों के बारे में। तो 3 नदी प्रणाली। आइए, इम्पोर्टेंट है पीसीएस के लिए, पीएससी के लिए, कि इनका उद्गम कहाँ से होता है, कौन सा ग्लेशियर है। सहायक नदी, सहायक नदी क्यों पूछ लेता है, क्योंकि कभी बार बाढ़ में बहुत ज़्यादा इस चर्चा में रहते हैं। उड़ीसा में एक बार उन्होंने वंशधारा पूछा था, मुझे ना, मेरा क्वेश्चन हालांकि गलत भी हो गया था, वंशधारा, क्योंकि उस समय बाढ़ में बहुत ज़्यादा ही वो नदी चर्चा में थी जब बाढ़ आया था। सिंधु नदी प्रणाली आप देख रहे हैं, इसका उद्गम तिब्बती क्षेत्र के बोखरचू हिमनद से होता है। तिब्बती क्षेत्र का जो है वो है बोखरचू हिमनद, सिंधु नदी का। इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर। ध्यान रखें कि भारत में केवल लगभग 25% के आसपास ही नदी लद्दाख जास्कर पर्वतमाला से होकर बहती है। हमेशा इसको, नदियों को देते समय आप मैप को ध्यान दें। ये देखिए आपका सिंधु नदी, उन्होंने कहा यहाँ लद्दाख है, सबसे ऊपर काराकोरम, अभी कल हमने आपको बताया था काराकोरम, फिर लद्दाख श्रेणी, फिर ये है जास्कर, फिर यहाँ आता है ग्रेट हिमालय, धौलाधर शिवालिक, पीर पंजाल इसके नीचे आते हैं। तो ये है, देखिए अभी जास्कर और लद्दाख के बीच में बहती है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अरे भाई,
ये आपकी हो गई सिंधु नदी। अभी नदियों के बारे में हम अच्छे से देखेंगे। मैं इसलिए कहा हूँ कि आप लोग मैप देखते चलें, तब ज़्यादा समझ में आएगा। तो लद्दाख और जास्कर के बीच से गहरी घाटी का निर्माण, इसकी सहायक नदियाँ जरूर आपको पता हों। क्या? श्योक, गिलगित, जस्कर, हुंजा, नुब्रा, सिंगार, गैस्टिंग और द्रास। इसके साथ एक मेरी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो उस समय शायद उन्होंने बहुत चर्चा में था अपना दौलत बेग ओल्डी, जो हम DBG कहते हैं, दौलत बेग ओल्डी। और उस समय चूंकि चाइना के साथ में जो गालवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी उस दौर में, तो मैं यही सहायक नदी, मुझे NCERT में थोड़ा सा पता था कि कोई नुब्रा, तो उन्होंने नुब्रा वैली पूछा था, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है, और ऐसे अक्सर चीन के इधर उधर ऐसे उन्होंने, तो नुब्रा का मैं हिंट लगा ले गया कि भाई सिंधु से कुछ नाम मेरे NCERT में याद है, और इसीलिए मैं एक जो कहते हैं ना तुक्का टेक्निक, उसी तरीके से मार दिया अंदाज में, और ईश्वर की कृपा से सही हो गया था। समझते हैं, अगर गलत होता हुआ क्वेश्चन आपका सही होता है तो 2.66 मार्क्स के लाभ होते हैं। सोचिए कितना मायने रखते हैं। तो ये सब आप सहायक नदियों को जरूर ध्यान में अपने रखें। दाहिने किनारे पे मिलने वाली खुर्रम, तोची, गोमल, बियोवा, संगर, एक दो नाम याद रहेंगे ना, काम बन जाता है। नदी दक्षिण की ओर बहती है और पंचनाद बनाती है। पंचनाद में आप जान ही रहे हैं, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम। आप क्रम से याद करिए, क्या क्या? सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो कैसे कैसे वो धीरे धीरे आकर के फिर मिल रही है, फिर सतलज यहाँ से रावी ले जाके यहाँ मिला दे रही है। बड़ा एक विवादित क्वेश्चन था, UPSC ने पूछा था कि सतलज इससे मिलती है कि चेनाब आके डायरेक्ट मिलती है, तो बाद में माना गया सतलज मिलती है। क्यों? क्योंकि एक डिफिनेशन उनका दिया गया कि सतलज जो है ये मानसरोवर के पास से आती है, यानी इन पांचों में मुख्य सहायक नदी कौन मानी जाएगी? तो सतलज की लंबाई सबसे बड़ी थी ऊपर वाली चारों की अपेक्षा, इसीलिए इसको मुख्य माना गया। और दुर्भाग्य से मेरा क्वेश्चन गलत हो गया और लोगों का सही हो गया, और लोगों का क्या, जो कुछ दिमाग नहीं लगाया था उसका सही हो गया था। तो ये है भैया इसकी कहानी। आगे बढ़ते हैं। अरब सागर में गिर रही सब जान है। झेलम कश्मीर के बेरी नाग, आपको इसे रट लेना है कि कहाँ से निकल रही है। और पाकिस्तान के फलापास में चिनाब में प्रवेश करने से पहले श्रीनगर और बूलर झील से होकर गुजरती है। तो झेलम जो है, झे श्रीनगर और बूलर झील से होकर गुजरती है, ये दिमाग में रखना है, काफ़ी बार आ जाता। तो उसके एक एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। चिनाब का निर्माण दो धाराओं चंद्रा और बगैस से हुआ है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी इन्होंने लिखा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं UPSC में ट्रिक काम किया नहीं था, तो इसको आपको खुद वेरीफाई करना होगा। आप होमवर्क लिख लीजिए कि चिनाब वर्सेस सतलज। आप इसमें देखिएगा लंबाई किसकी बड़ी है, और UPSC का क्वेश्चन एक बार देखिएगा। रावी, तो रावी कुल्लू पहाड़ी और रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है। सिंधु नदी ब्यास रोहतांग दर्रे के बाद ब्यास कुंड से, ब्यास कुंड से। सतलुज मानसरोवर के राक्षस ताल से निकलती है। देखो इसकी लंबाई ज़्यादा है, इसको लांगचिन खंबा गाते हैं, तो इसकी लंबाई ज़्यादा है, सिपकेला से होकर गुजर रही है। महत्वपूर्ण नदी की उससे भाखड़ा नांगल परियोजना इसी पर है। देख रहे हैं, एक एक लाइन इसमें इंपॉर्टेंट है भैया, तो बहुत अच्छे से आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी प्रणाली, गंगा बड़ी, गोदावरी, तीरथ बड़ा, प्रयाग। तो गंगा नदी प्रणाली भारत की सबसे बड़ी जल निकास प्रणाली है। ये देखिए इसका क्षेत्र, मैंने सिंधु का नहीं दिया है। तो गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, नाम ही ऐसा। गोमुख उत्तराखंड से निकल रही है, भागीरथी के नाम से जानी जाती है वहाँ। जब देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है तो इसे गंगा कहा जाता है। इसे आप NCERT में देखिएगा, मैं भी आगे लिखी हूँ, अभी मैं देखता हूँ कि बहुत प्रयाग हैं। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग। इसमें कुछ जगह नदी मिलती है, कहीं भागीरथी से मिल रही है, महाकाली से मिल रही है, ऐसे ऐसे नदियाँ कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग कहलाई जाती हैं। देवप्रयाग तो चर्चित है, चूँकि भागीरथी जब अलकनंदा से मिलकर गंगा बनाती है तो उसे हम कहते हैं देवप्रयाग। उत्तर प्रदेश दर्शन के लिए 5 पवित्र नदी संगमों को दर्शाने के लिए, तो देखिएगा कि कौन कौन नदियां हैं इसमें, आप लोग अच्छे से, कौन कौन नदियां। अगर आपका इजाज़त हो तो मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं दिखाऊंगा नहीं, पहले इसमें देखूँ है कि नहीं। चलिए दिखा ही देता हूँ। नजरों से गिरा ना,
देखो प्रचार आ रहा भैया, इसीलिए मेरा मन नहीं करता खोल। हाँ देखो यहाँ बहुत अच्छे से आप मैप को समझें, अगर ध्यान से समझेंगे ना भैया। तो ये देखिए नदी प्रणालियों को अच्छे से समझे रहेंगे तो ये भारत का प्रमुख जल विभाजक, काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसे समझ में आती हैं फिगर से। चलिए जो आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ उसको पहले आप लोग देखिए। भाई एक बार इसको मैं यूज करना जाना था लेकिन फिर ये मेरा काम नहीं बन पाया। तो यहाँ आप देखेंगे सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। यहाँ इस वाले पैरा को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, इसमें बहुत बढ़िया से लिखा है कि क्या क्या कही जाती है। तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वहाँ से समझ लेंगे, और आपकी सहायता के लिए मैं दिखा ही देता हूँ भैया। ये आप लोग देखिए, गंगा नदी महत्व फला फला गोमुख से इतना मीटर की ऊंचाई से निकलती है, भागीरथी के नाम से जानी जाती है। यानी ये है भागीरथी, बी लिख दिया। फिर माखडो से देव प्रयाग में अलकनंदा से मिलती है, तो इससे मिल गई आके कौन, इससे मिल गई भैया आके ये थी भागीरथी, ये है अलकनंदा। कहाँ मिली, इस जगह को कहा गया क्या, अभी देव प्रयाग में लिखूंगा। फिर आगे बढ़ी एक और प्रयाग, आगे बढ़ी एक और प्रयाग, फिर शायद एक और प्रयाग। आइए देखते हैं क्या क्या कहा जा रहा है। तो ये जो हुआ इसको हमने कहा देव प्रयाग, किसका किसका सम्मिलन बिंदु, भागीरथी और अलकनंदा का। इसके बाद गंगा कहलाती है। अब यहाँ हो गई ये गंगा, अभी थी भागीरथी, ये अलकनंदा, देव प्रयाग में बन गई ये गंगा। अलकनंदा नदी का स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ हिमनद है, ऐसे आप लिख सकते हैं, ये सतोपथ से निकली है। ये अलकनंदा धौली और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनी है। ये भी दो धारा से बनती है, धौली और विष्णु गंगा। जो जोशीमठ या विष्णु प्रयाग, तो धौली और विष्णु गंगा मिलती हैं, इसको कहा जाता है विष्णु प्रयाग। अलकनंदा की सहायक नदी पिंडार जो इससे कड़ प्रयाग में मिलती है। अब देखो यहाँ मैंने कहा अलकनंदा से सब मिलती है, तो गंगा तो ऐसे ही आ रही है, तो ये कड़ प्रयाग में मिलती है। तो यार मैं समझ रहा हूँ आप लोग समझ लेंगे, मैं झूठे ही ये कर रहा हूँ। तो आप लोग फिगर अच्छे से बना लीजिए भैया, गंगा तो बाद में बनती है। ये देखो एक ये है, एक ये है भैया, और ये हो गया देव प्रयाग, और यहाँ ये बन गई गंगा। इसके पहले ये, इसको मान लिया ये थी क्या आपकी, ये थी भागीरथी, और ये थी अलकनंदा। अलकनंदा आपने अभी पढ़ा कि विष्णु और धौली, सतोपथ हिमनद से मान लिया इसको विष्णु, और ये हो गया धौली। ये जहाँ मिल रही हैं इसको कहा गया विष्णु प्रयाग। फिर विष्णु प्रयाग या जोशीमठ। अन्य नदी पिंडार मिल रही है कड़ प्रयाग में, तो ये हो गया आपका कर्ण प्रयाग। अलकनंदा से मिली कौन नदी, ये पिंडार में मिली है पिंडार नदी, कर्ण प्रयाग। फिर मंदाकिनी या काली गंगा इससे रुद्रप्रयाग में मिलती है। फिर यहाँ मिलती है एक मंदाकिनी, या जिसे कहते हैं काली गंगा। ये जहाँ मिलती है इसको कहते हैं हम रुद्रप्रयाग। देख रहे हैं 4 प्रयाग हो गया है।
गंगा नदी हरिद्वार के मैदान में प्रवेश करती है, फला फला। अब आप समझ गए होंगे 4 प्रयाग यहीं हो गए, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और ये देव प्रयाग। गंगा तो भागीरथी से राइट मिल रही है, लेकिन ये देखिए आपका अगर ध्यान देंगे तो ये नदी जो अलकनंदा है, लगातार इस पे 3-4 प्रयाग बने हुए हैं, तो आप इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। आइए, टाइम इसमें लग गया बहुत। अब आप इसको जान ही रहे हैं भैया, गंगा नदी की लंबाई है, सहायक नदी गोमती गंडक कोसी, ऐसे मैप में अच्छे से देखिएगा किस क्रम में मिल रही है। सोन चंबल है तो अच्छे से इनको याद कीजिएगा, सिंधु के कैसे ये चंबल बेतवा केन सोन है, गोमती गंडक कोसी घाघरा एक राम गंगा भी है, तो उसको आप मैप में देखिए। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना, बांग्लादेश में इसको पद्मा कहा जाता है। अब ब्रह्मपुत्र से जो आती है उसको जमुना, दोनों मिलकर के बनाती हैं मेघना। देखिए बांग्लादेश से में इसको जमुना कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को, गंगा नदी से मिलने के बाद ये क्या बनाती है, यहाँ मेघना बनाती है। तो ये आपको याद रहे, गंगा यो जमुनिया। आगे बढ़ते हैं भैया, नदी की लंबाई देख लीजिएगा स्टेट वाइज। सहायक नदियाँ गोमती गंडक कोसी सोन चंबल, एक बेतवा केन सोन। सोन नदी जो है वो यमुना की नहीं, गंगा की सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदियाँ हिंडन, रिहंद, सेंगर, बरूड़ा और चंबल, सिंध, बेतवा, केन। यमुना की केन सोन बहुत हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो आप देखिएगा ऐसे ही चंबल मुँह के पास निकल रही है, गंडक की 2 धाराएं, साधारण बात है। तो सब आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा सहायक नदियों के बारे में। घाघरा नदी, इसी नदी के किनारे इसको सरयू भी बोलते हैं शायद, हाँ सरयू। तो इसी के किनारे मेरा घर है, मेरे गांव का नाम है भैया धोबहट, थाना कलवारी, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश। तो मेरा घर इसी नदी के किनारे है। मेरे घर के छत पे आप खड़े होंगे, नदी दिखेगी, 1 किलोमीटर की दूरी पर भी नहीं। मापचा चुंग ग्लेशियर से निकलती है, टीला, सेती, बेरी, शारदा, काली ये छपरा में मिल जाए। छपरा में गंगा से मिलती है, एक्चुअली ये यूपी का बॉर्डर निर्धारित करता है, यूपी बिहार का बलिया के पास। कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है, आपको उस दिन बताया गया था अनुवर्ती पूर्ववर्ती, जो पहले से बह रही थी। उद्गम तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है, फला फला। रामगंगा आपको बताया, गंगा की सहायक नदी है कन्नौज के पास। दामोदर छोटा नागपुर के पठार में। शारदा या सरयू नदी जो हिमालय के मिलम ग्लेशियर से। तो आपको ये सब रट लेना है और कुछ नहीं भैया। गढ़वाल पहाड़ी से रामगंगा निकल रही है, दामोदर छोटा नागपुर पठार से निकल रही है। बराकर इसकी प्रमुख सहायक नदी है, इसे बंगाल का शोक भी कहते हैं दामोदर को। शारदा हो गया, महानंदा दार्जिलिंग पहाड़ी से निकल रही है। सोनगंगा गंगा की दाहिने तट पे मिल रही है। ऐसे भैया आप आगे बढ़ेंगे तो ब्रह्मपुत्र है, मानचुंग चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। नदी की लंबाई ये है 29 किलोमीटर, भारत में 900 है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नामक घाटी से भारत में प्रवेश कर। तीस्ता, मानस, बराक, सुबनसिरी सहायक नदियां हैं। जैसे आपको को कहा कि जमुना गंगा को पद्मा दोनों मिलकर बनाती हैं मेघना। मेघना ब्रह्मपुत्र मैदान चैनल स्थानांतरण तटकटाव के लिए प्रसिद्ध है। आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप यहीं पर है। हमारे नारायण उपाध्याय भैया का कैडर यही है। आप जाएंगे तो भैया मेरे असम में मिलेंगे, असम मेघालय कैडर है। ये जो इनका विशेषता है, प्रकृति में बारहमासी वाली हिमालयी नदियाँ जो होती हैं, अगर आपको पता हो तो पहले ही आपको बताया, प्रकृति में बारहमासी वही जो कि हिम से निकलती हैं। तो हिम कहाँ ख़त्म हो रहा है, तो दुनिया का तीसरा ध्रुव वही है। इसीलिए तो इतना विवाद है चाइना पाकिस्तान भारत में, बहुत ही जियोपॉलिटिकल महत्व है। ये भैया देख लीजिए आप लोग, प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय प्रतंत्र हिमालय से भी पुराना है। आप इस चीज़ अच्छे से जानते हैं कि रियूनियन द्वीप के ऊपर से जब भारतीय प्लेट गुजर रही थी तो ज्वालामुखी से कुछ लावा का उद्गार होने से वो पठार का निर्माण हुआ था। चौड़ी बड़े पैमाने पर फला फला पश्चिमी तट के करीब बहने वाले पश्चिमी घाट प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियों के बीच जल विभाजक के रूप में कार्य करते हैं। सही बात, जिसे ऐसे समझ लीजिए, ऐसे आपको अभी एक फिगर दिखाया था अगर याद हो एनसीईआरटी में, जल विभाजक वाला, ये वाला देखिए किनारे जो है। भाई पता नहीं क्या हो गया है कि ये साला काम मैं नहीं करता।
हाय हाय, काम मेरा बन गया, देख लिया, मार्कअप से काम बन गया भैया। चलिए, ये देखिए, यही आपको मैं कह रहा था, ये है जल विभाजक। अब ये जल विभाजक मतलब कि इधर का पानी इधर गिरेगा, इधर जो पानी आएगा इधर गिरेगा, यही है जल विभाजक। यानी अगर मुझको चालू करना होगा, क्या करना पड़ेगा, ये डिस्को, ये डिस्को। तो ये आपकी हो गई। आप इस एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से देखिएगा, काम की चीज़ें आपको इसमें बहुत सारी मिल जाएंगी। सब नदी तंत्र, सहायक नदियाँ, ये सब भी इसमें वही चीज़ को हमने उस नोट्स में कवर करने का प्रयास सब किया है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ हो गई। अधिकांश नदियाँ पूरब की ओर बहती हैं ढलान के कारण। नर्मदा तापी पश्चिम की ओर, आप एक बात आप लोग अच्छे जानते हैं, नर्मदा तापी पश्चिम की ओर। ये मौसमी नदियाँ हैं, मैंने आपको बताया कि जब बारिश में ज़्यादा जल से उतर आती हैं, कुछ तो सूखी भी जाती हैं गर्मी में। चूँकि जलोढ़ निक्षेप नहीं यहाँ है, क्यों? क्योंकि हिमालय बहुत ऊंचाई पर, उसके साथ में जो आती हैं वो अपने साथ में छोटे छोटे मिट्टी के कणों को लेके आती है जलोढ़, इसीलिए ज़्यादा है। आपके गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में मिलेगा जलोढ़, यहाँ लगभग नहीं मिलता क्योंकि ये पठारी क्षेत्र है, पठार है, तो उसको तुम काटोगे कैसे कटेगा भैया। तो ये है भैया। इन नदियों का नाम पता हो, पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ, सुवर्ण रेखा, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। सुवर्ण रेखा, ब्राह्मणी, महानदी, इनको आप लोकेशन में अच्छे से देखिएगा, उत्तर से दक्षिण की तरफ में। गोदावरी तो नीचे आप जान जाओगे। तो सुवर्ण रेखा, ब्राह्मणी, महानदी, तीनों को देखिएगा। नगरी गांव झारखंड, शंख और दक्षिण कोयल नदियों के संग उड़ीसा, झारखंड उड़ीसा, फिर नीचे छत्तीसगढ़, तो लगभग सुवर्ण रेखा, ब्राह्मणी, महानदी। आप एकदम मैप में अपने आप को लगा दीजिए। गोदावरी का उद्गम कहाँ है? त्र्यंबक पठार नासिक में, कृष्णा महाबलेश्वर महाराष्ट्र में, और कावेरी ताल कावेरी पश्चिम घाट से। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ भैया, नर्मदा आप जानते हो, नर्मदा तापी तो दोनों शेर खान है, और साबरमती माही भी। साबरमती ढेबर झील से निकलती है, माही मेहल झील राजस्थान से, और ये दोनों एमपी से निकलती है। नर्मदा खंबात की खाड़ी से होकर अरब सागर में गिर रही है, और तापी भी वहीं गिर रही है। अमरकंटक से निकल रही है नर्मदा, और तापी मुल्ताई बैतूल मध्य प्रदेश से। इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, एक दो याद रहें भैया। ऐसा ऐसा उल्टा सीधा पूछता है कि पीसीएस में सब कुछ इंपॉर्टेंट है। एक बार आप लोग ध्यान से ये देख लीजिए, मैं थोड़ा मेहनत से लोड किया हूँ, ज़्यादा मेहनत नहीं लेकिन थोड़ा तो किया हूँ, इसमें शामिल करने का प्रयास की। मुख्य मुख्य नदियाँ आप देख रहे हैं, ये है सिंधु, चलो सिंधु माता, ये है सिंधु माता जी सबसे ऊपर। पीओके में ज़्यादा नदी बहती है, इंडिया में बहुत कम है, ये लद्दाख रीजन में। ये देखो आपकी है झेलम, जो बूलर और आपने पढ़ा श्रीनगर से। फिर ये मिल गई यहाँ चेनाब से। अब देखो चेनाब यहाँ तक आई है, झेलम यहाँ, झेलम आके चेनाब से मिली। बड़ी कौन हुई? चेनाब बोली मैं बड़ी। फिर देखो ये रावी आई, इससे मिल गई। फिर चेनाब कही मैं बड़ी, चूंकि मैं बड़ी दूर से आ रही हूँ, यहाँ से बड़ी दूर से आए हैं, आपके लिए तोहफा लाए हैं। उसके बाद ब्यास, ब्यास तो भैया यहीं भारत में ही मिल गई सतलज से। अब सतलज और चेनाब में हो गया टक्कर। मैं गौरव भैया लिखे होंगे कि चेनाब सबसे बड़ी है, ये बता रहा हूँ। ये देखिए चेनाब नदी, सिंधु की सबसे बड़ी नदी इन्होंने बताया चेनाब को। अब देखिए, अब इन्हों में झगड़ा हो गया, यूपीएससी झगड़ा, यूपीएससी मैं समझता हूँ निपटा देगी होगी, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन पूछा, बहुत लोग फंस गए। अब देख रहे हो, अगर ध्यान से देखो ना, सतलज यहाँ से निकल रही है, यहाँ से। तो अगर बहुत अच्छे से पढ़ो, ये पूर्ववर्ती कुछ नदी भी है, तो समझ में आएगा कि चेनाब बड़ी है, जे ये सतलज बड़ी है चेनाब के पीछे। इसलिए यूपीएससी का जो उन्होंने उत्तर सही माना था, ये सतलज को सही माना था, तो काफ़ी कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन था। तो ये हुआ। ऐसे ही आपको सभी तंत्रों को अच्छे से समझना है। फिर देखिए, ये आपकी है गंगा, भाई तो नदी नहीं, हमारा सबके लिए माँ समान और जीवनदायिनी है। नीचे देखो यमुना, फिर इनमें क्या मिल रहा है? चंबल, बेतवा, यहाँ एक केन है, इससे मिल गई, इस यमुना से। फिर ये सोन जो मिलती है, ये गंगा से मिलती है। फिर देखो गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, तीस्ता, क्रम याद रहे। फिर मानस, इधर से देखो लोहित, ब्रह्मपुत्र आ रही है, पद्मा में मिल रही है, जमुना, ये पद्मा यहाँ गिर रही है,
मेघना के रूप में। ये देखो हुगली, सुवर्ण रेखा ब्राह्मणी, यही आपको कहा था महानदी। तो देखिए सबसे सुवर्ण रेखा अकेले गिर रही है, ब्राह्मणी भी अकेले गिर रही है, महानदी देखो इसकी तो सहायक नदियाँ भी हैं। यहाँ देखो इंद्रावती, वैनगंगा, ये देखो आया था भैया वैनगंगा। ये गोदावरी देखो यहाँ गिरती है, याणम गोदावरी। भीमा, कृष्णा, तुंगभद्रा, तीनों मिलके कृष्णा नदी, मतलब कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं भीमा, कृष्णा नदी। पेपम, प्राणहिता, इंद्रावती, मंजरा, इसकी सहायक नदी है गोदावरी की। ऐसे भी है कृष्णा, देखो पेन्नार, पलार, पोन्नैयार, कावेरी। तो इन नदियों को आपको पता होना चाहिए, नाम तो पता हो। देखो लूनी नदी आप पढ़े ही, ये सूख जाती है गर्मी में भैया, लवण इसमें अच्छा खासा पाया जाता है। पीसीएस में पूछा था। तो लूनी राजस्थान से। बना, साबरमती इधर ही गिर रही है, माही, नर्मदा, तापी। ये बनास और पार्वती मेरे ख्याल से चंबल की सहायक नदियां हैं, जो अंत में यमुना से मिल रही हैं। ये नदी हुआ। ये जो मैं पिछले लगाया हूँ किसी हिल रेंज को, मैंने क्यों लिया कि हिल रेंज एंड रिवर, कि काफ़ी बार पूछ लेता है किन पहाड़ों के बीच से नदियाँ गुजरती है। जैसे देखो ये आप देख रहे होंगे तो विंध्या की पहाड़ी है, नीचे सतपुड़ा है, अब विंध्या और सतपुड़ा के मध्य से निकलती है आपकी नर्मदा जी। ये देखो सतपुड़ा के नीचे से गिर रही है तापी, तो इसलिए मैं पहाड़ के साथ लगाया हूँ। ये देखो है अरावली रेंज, अरावली के पूरब में राणा प्रताप सागर, गांधी सागर है, चंबल है। पश्चिम में देखो लूनी नदी है, सांभर झील इधर ही है, इंदिरा गांधी कैनाल इधर देखो, घग्गर है। तो अब देखो यहाँ आप समझ गए होंगे, ये देखो काराकोरम, यहीं पर लद्दाख श्रेणी भी है, और यह है जास्कर। इसके बीच में देखो श्योक और सिंधु है, देख रहे हो आप। अब देखो नीचे पीर पंजाल और शिवालिक है, ग्रेट हिमालय इधर है। तो पीर पंजाल के ऊपर कहीं थोड़ा सा से चेनाब है, फिर रावी देखो। तो ज़्यादा थोड़ा अगर पहाड़ों को याद रखोगे तो कुछ काम तो बन जाएगा। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नर्मदा की तरह, नर्मदा विंध्य और सतपुड़ा के बीच में है। ये देखो भैया पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट आपको बताया गया था। इसको कहते हैं कोंकण तट, और इसको कहते हैं मालाबार, इसको कहेंगे कोरोमंडल, इसको कहेंगे उत्तरी सरकार। केरल की तरफ है मालाबार। कार्डामम पहाड़ी, अन्नामलाई, नीलगिरी, स्टैनले रिजर्वायर यहाँ है, कावेरी। वैगई नदी तनी थोड़ा ज़्यादा नीचे, तो आप ध्यान रखिएगा। ये वैगई नदी जो अपना ब्रिज है, मूवी भी बना है राम सेतु पे देखो। तो ये आपका हुआ लूनी नदी पुष्कर घाटी राज्य से निकल रही है, घग्गर धरसाई हिमाचल से। फिर वे नदियों की उत्पत्ति तो तृतीय काल में हुआ था, हिमालय के उथल प्रदेश। तो पूरा थ्योरी है, आप पढ़ेंगे समझ में आ ही जाएगा कि कैसे इनका उद्भव। डेल्टा, डेल्टा आप जान ही रहे हैं, वे आर्द्र भूमियाँ जो तब बनती है नदी अपने साथ इनके वृद्धावस्था में नदियों की बनती हैं, जो अपने साथ में वो जलोढ़ को ले जाने में असक्षम हो जाती हैं। सुंदरबन डेल्टा बहुत सुंदर है, गंगा ब्रह्मपुत्र का बंगाल की खाड़ी में, गोदावरी, कावेरी तमिलनाडु, महानदी उड़ीसा, कृष्णा आंध्रा, भितरकणिका ब्राह्मणी, बैतरणी नदी उड़ीसा, गुरुदेव डेल्टा कावेरी नदी केरल द्वारा, और कूम डेल्टा कूम नदी चेन्नई। याद रखिएगा भैया साउथ का भी दो नाम। भारत के प्रमुख झीलें भैया आपको याद ही होगा, वूलर, डल, सांभर, लूड़कर, नसर। ये कौन सी झील है भैया, मुझे लग रहा है कुछ गलत ट्रांसलेशन है। पचपदरा, डिडवाना, ढेबर। डिडवाना यूपीएससी पूछा इसलिए तो मेरा भूल, डिडवाना नहीं पीसीएस में पूछा था डिडवाना के बारे में कुछ। ये देखिए नमकीन झीलें हैं सब, राजस्थान में जो रहेंगे वो नमकीन ही रहेंगे। अब देखो इसे समझ लो, चार हैं, डिडवाना, पचपदरा, लुड़कसनर और सांभर। तो ये देखो नमक झील भारत की सबसे बड़ी है, सांभर अंतर्देशीय। ये भी विवाद हुआ था, पता नहीं कौन एक झील के साथ में टक्कर। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है, ढेबर एमपी की। जम्मू कश्मीर में वूलर है। पायल धनुष झील मतलब वही खुर की तरह जो। बाद में मीठे पानी की सबसे बड़ी, तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, बूलर, जो जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील कौन है, सांबर। ध्यान रखना अंतर्देशीय कहा है, चिल्का लगून जो है वो अंतर्देशीय नहीं है, वो समुद्र के किनारे है। बड़ा बवाल इस पे हुआ था। मानवंदन में झीलें कुछ है भैया, राणा प्रताप, गांधी सागर, मानवंदन में। तो अब देख लीजिएगा एक बार लोकतक। चिल्का, चिल्का देखो क्या है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी लगून झील है। तो अगर खारे पानी की सबसे बड़ी कहेगा तो
झील तो चिल्का है उड़ीसा में, लेकिन अगर अंतर्देशीय कहेंगे तो सांभर है राजस्थान में। ये माइन्यूट अंतर को आपको समझना है। उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकटक मणिपुर में। तैरता हुआ यहाँ पर फुमड़ी पाई जाती है, घास, उस पर लोग घर बनाए रखते हैं, तो तैरते हुए घर भी वहाँ हैं। पुलिकट झील लगून झील है, श्रीहरिकोटा द्वीप यहीं पर स्थित है, जो हम लॉन्च करते हैं सैटेलाइट। वेलिंगटन द्वीप इसी झील पर स्थित है। वेम्बनाड सस्तम कोटा अष्टमुडी केरल में, सब अष्टमुडी देखो केरल में है। लोनार एक क्रेटर से टकराया था भैया, तो लोनावाला बना था। तो ये झीलों को देख लीजिएगा आप, अष्टमुडी, सस्तम कोटा, वेम्बनाड, सब केरल की। बैक वाटर झील आपको मैंने बताया था, अगर याद हो, कि अगर स्थल में पैरेलली जल अंदर घुसा है तो उसे हम कहते हैं बैक वाटर। इसको कयाल भी बोलते हैं। अष्टमुडी कयाल, कयाल के नाम से फेमस, अगर आएगा इसको आप मार दीजिएगा। भीमताल भीमनाम ही उत्तराखंड में भैया। चंबर बरक्कम झील तमिलनाडु में। साल झील अरुणाचल में। तसोमगो तवा ध्रुवकुंड रेणुका, ध्यान रखिएगा। झरना, झरना एक नदी या अन्य पानी का, एक नदी या पानी का अन्य स्रोत है जो चट्टानी कगार के नीचे तालाब में तेजी से गिरता है। झरना तो आप लोग देखे ही हैं। मैं एक ही झरना अच्छे जानता हूँ, धुआंधार, नर्मदा नदी पे, मध्य प्रदेश में। आप लोग और दूध सागर भी जानता था, मांडवी गोवा में। तो ऐसे आप देख लीजिएगा भैया, हुडुरु, सदनी, गोकक, दसम, पायकारा, ककोला, चुलिया, पुनासा, जोग जलप्रपात, शरावती, कर्नाटक। तो इम्पोर्टेंट वाले तो आपको याद ही हो। विश्व के प्रमुख झरने, जल जलप्रपात, झरना जलप्रपात एक ही है, वाटरफॉल्स। वेनेजुएला। नियाग्रा जलप्रपात, नियाग्रा नदी उत्तर अमेरिका में है। रिबन कोलोराडो पे है, कैलिफोर्निया में। ये देखिए प्रमुख झील का मैंने एक मैप आपके लिए लगा दिया है, टाइम मिलेगा आप लोग देख लीजिएगा। पैंगोंग तसो और तुसो मुरारी, ये दोनों लद्दाख में है। बूलर झील, डल झील जम्मू कश्मीर में है। चंद्रताल हिमाचल में है। महाराणा प्रताप सागर, ये भी हिमाचल में। गोविंद सागर भी हिमाचल में। नैनीताल झील, रूपकुंड, भीमताल उत्तराखंड में है। हरिके, किंजली, ब्रह्म सरोवर, इसमें काफ़ी सारी झीलें ना आर्द्र भूमियाँ हैं, तो आपको खुद ही देखना। अब देखो यहाँ पर, ये दो हरियाणा में भी हैं, ब्रह्म सरोवर, एक है बडखल झील। और राजस्थान में देख रहे हो, सांभर, राजसमंद, पिचोला, नक्की, इन्नल झील भैया, ये सब गुजरात में है। हमीरसर, कंकरिया, इंद्र सागर, कंकरिया, ये जो इंद्र सागर और भोजताल है, दोनों है एमपी में। एमपी में हो गया। ये देखो बेला सागर कहाँ है, यूपी में। तो बेला सागर हो गया भैया आपका यूपी में। हुसैन सागर यहाँ हो गया तेलंगाना में। हुसैन सागर हो गया तेलंगाना में। कोलेरू झील, और आप देख रहे हैं आंध्रा में पुलिकट, आंध्रा। चमरकुम, कलवेली, सब तमिलनाडु में है। वेम्बनाड, सस्तम कोटा, अष्टमुडी, सब केरल में है। वैज्ञानिक केरल में है। उलसूर कर्नाटक में है। ये भी कर्नाटक में है। तो भैया सब झीलें, लोकटक झील देख रहा हूँ मणिपुर में है। लोकटक झील मणिपुर में। बड़ा गजब सिस्टम है भाई इसमें। तो लोकटक हो गया, ये देखो गोविंद वल्लभ सागर यूपी में है भैया, यूपी वाले ध्यान रखिए भैया। चिल्का उड़ीसा को हो गया। दीपोर बील अरुणाचल में है। ये सब रामसर भूमि है। चोलामू लेक सिक्किम में। उमियम लेक मिजोरम में। तो ये सब आपकी भैया कहानी है, अच्छे से पढ़िए। इसमें कोई भी आपको अगर डाउट होगा तो ज़रूर पूछेगा, मेरे ख्याल से डाउट नहीं है। बस सहायक नदियाँ, नदियाँ और झील जो ज़रूरी था कुछ मैप पे मैं दिखा दिया हूँ, कुछ आप लोग अच्छे से अपना
पढ़ लीजिएगा, कोई समस्या होगी बताइएगा। एक क्लास और बचा है, उसे मैं जल्दी से ही उसे भी ख़त्म करके आपको भेज दूँगा। आप लोग रिवीजन करते रहिए। और सबसे अच्छी बात, यूपीएससी में आज नोटिफिकेशन आ ही गया है, और आप जैसा कि जान ही रहे हैं 1056 पोस्ट। आपको चाहिए मात्र एक, यूपीएससी सीएससी 2024। फॉर्म भरिए अच्छे से, मेहनत कीजिए, वही सबसे बड़ा आपका खुद के लिए, सबके लिए एक बहुत बड़ा उपहार होगा। ईश्वर से यही तमन्ना है कि आप सेलेक्ट हो। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।